आपके ही डिपार्टमेंट की तरफ आता हूँ। आपने बहुत अच्छी एक प्रयास किया फास्ट टैग का, लेकिन अब आज हम पढ़ रहे हैं कि किसी की गलत गाड़ी पार्क होगी तो कोई दूसरा 500 रुपये का उसको इनाम मिलेगा अगर वो फोटो खींचता है। आपको लगता नहीं इससे थोड़ा सा खतरनाक मामला इनकरेज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जोड़ रहे हो। तो मुझे करेक्ट कर दीजिए सर, हाँ, प्लीज। हाँ। आपको मैंने दूसरी बात कही। मैं दिल्ली वालों से मेरी एक शिकायत है और यहाँ बैठे हुए लोगों से थोड़ा माफ करें मुझे। ये बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते और गाड़ी का पार्किंग नहीं करते, गाड़ी रोड पर खड़े करते हैं। तो मेरे को ये बात का दुख है कि भाई तुम अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो तो अंडरग्राउंड पार्किंग ही बनाओ 4 गाड़ियों के लिए। तुम्हारी मर्सिडीज, तुम्हारी BMW रोड पर खड़ी, जैसा हमने इनके लिए पार्किंग बनाया, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि ये विषय स्टेट एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो पूरा भारत सरकार भी कानून नहीं बना सकती, पर मैं स्टेट गवर्नमेंट से विचार विनिमय कर रहा हूँ कि इस प्रकार से रोड का उपयोग पार्किंग के लिए जो कर रहे हैं उसमें ऐसा एक कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति फोटो निकाल ले और वो गाड़ी उस समय कहाँ खड़ी थी और अगर वो रोड पर खड़ी है तो उसको समझो 1000 रुपये का फाइन लगाया जाता है, तो 500 रुपये फोटो निकालने वाले को मिले और 500 रुपये सरकार को। तो इसके बहाने तो भी लोग कम से कम पार्किंग बनाएंगे और सुधार होगा, ये मैंने कहा था। नहीं, लेकिन पर ये राज्य सरकार को कन्विंस करके करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इससे अब सारे फोटो खींचने वाले ही ज्यादा इनकरेज हो जाएंगे? रोजगार पार्किंग बनाने वाले काम पर थोड़ा जो कानून तोड़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से अगर फाइन होगा तो सुधार होगा, और जो बेचारे खाली घूम रहे उनको रोजगार नहीं, उनको 500 रुपये मिलेंगे, उनको काम मिल जाएगा। एक आपके पहले टर्म में आप के पास जहाजरानी मंत्रालय भी था। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था, वो था वाटर हार्बर्स का। अब वो मंत्रालय आपके पास नहीं है। आपको लगता है उस पर अभी भी काम चल रहा है? क्योंकि वो हम लोग सब लोग उसको देख रहे थे कि वो एक बड़ा अच्छा मंत्रालय है, एक बहुत अच्छी प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए, जलमार्ग ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर रोड से जाने के लिए 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो जलमार्ग से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। और इसलिए हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है, चाइना में 8% है, और हमारी जो ज़्यादा है उसको कम से कम 6% अगर कम करना है तो हाईवे बड़े बनाने पड़ेंगे, वाटरवेज बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको खुशी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर जलमार्ग बनाया है। वो मेरे का समय मुझे बनाने का मौका मिला। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाज़ीपुर 4 जगह मल्टी मॉडल हब बना है। लगभग वो सब पूरे हुए हैं। 40 रिवर पोर्ट बने हैं। फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने इलाहाबाद, प्रयागराज तक वाराणसी को जोड़ दिया है। फिर मैंने मेरी कल्पना थी कि पानीपत सोनीपत से, ये यमुना जो है निकलती है, पानीपत सोनीपत से जलमार्ग शुरू होगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज होगा, तो पंजाब हरियाणा का माल डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जाएगा और इधर बहुत प्रगति होगी, एकदम फ़ायदा होगा। अब उसमें मेरी ये भी कल्पना थी कि MPBS सी प्लेन ये दिल्ली से उड़ेगा और 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेगा, ताजमहल देखेंगे 1 घंटे में, फिर फिल्म में बैठेंगे, 15 मिनट में दिल्ली आएंगे और आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसके सैंक्शन लेकर रखे थे। ये प्रोजेक्ट को केवल वर्ल्ड बैंक को सबमिट करना था और मैंने दिल्ली के यमुना के पोल्यूशन के लिए 6000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को उस समय नमामि गंगा में दिए थे। और दिल्ली के ये मथुरा के फ्रंट पर सिंगापुर में एक बहुत बड़ा रेक्लेमेट करके गार्डन बना है, वैसे 800 हेक्टेयर का वर्ल्ड का बड़ा गार्डन बनाने का भी प्लान दिल्ली के LG के साथ करके मैंने बनाया था। पर अब डिपार्टमेंट अब मेरे पास नहीं, उसका आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। एक और चीज़ जो हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस सेक्टर को देखते हैं वहाँ पर पहले एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसके अपने लिमिटेशंस हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है पोस्ट कोरोना और अब जो क्राइसिस आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ख़ासकर उस लेबर की जो कि रूरल सेक्टर में है, उस लेबर की जो कि वाइट कॉलर है। इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, अगर देश में रूरल और एग्रीकल्चर में, बिहार और यूपी जैसे में अगर कम से कम 500 इथेनॉल के प्रोजेक्ट खुलेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा और वहाँ लड़कों को रोज़गार मिलेगा।
नहीं, लेकिन सर वो एग्जीक्यूट हो पाएगा उस लेवल पर? देखिए, जैसे अभी आपने एक मंत्रालय का जिक्र किया, मैं आपको थोड़ा सा वो पास ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इकोनॉमिक आंसर देता हूं। इस देश में 22 to 24% जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52 से 56% सर्विस सेक्टर से है और 10 से 12% एग्रीकल्चर से है। अब अगर एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करके एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो एमएसएमईज खुलेंगी तो जो 122 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें रोजगार निर्माण होगा, उसमें ग्रोथ रेट बढ़ेगा और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल और फॉरेस्ट सेक्टर को हम बढ़ा रहे हैं। फिर हम टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। जैसे टूरिज्म में 46% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट खड़ी करती है। वैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हम लोग ऑल सीजन रोड बना रहे हैं, तो लोग साल भर बद्रीनाथ जाएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। अभी हम लोग मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं। हम इधर विशेष रूप से बुद्ध सर्किट का रोड अभी लगभग 20,000 करोड़ का बना रहे हैं। फिर अयोध्या में 20,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। अब इसके सबके कारण महाराष्ट्र में देहू पंढरपुर, आळंदी पंढरपुर पालखी मार्ग बना रहे हैं। तो इन सब से क्या होगा कि रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कहीं जाकर हिल स्टेशन पर जाने के लिए रोड अच्छे बनने से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म से बहुत बड़ा रोजगार बढ़ेगा। अभी आपको बताओ, इस साल बहुत बड़े प्रमाण पर लोग नॉर्थ ईस्ट गए हैं। क्यों गए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के रोड अच्छे बने, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा। तो मुझे लगता है कि हमको रोजगार की निर्मित करनी चाहिए और ऐसी इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए जो देश में रोजगार निर्माण करेगी, देश की गरीबी दूर करेगी और देश की ग्रोथ को बढ़ाएगी और वही हमारी नीति है, उसका परिणाम दिख रहा है। एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि अब अर्बन मनरेगा के बारे में भी सोचा जाए? क्योंकि हम जिस तरीके से रिट्रेंचमेंट देख रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं उसका वक्त आ गया है? बिल्कुल नहीं लगता। आप बोल रहे हैं उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उसका मैं क्या जब ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हम स्किल एक इंक्रीज कर रहे हैं? मिनट मैं आपको जवाब देता हूं। अभी हमारी टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 6.5 लाख करोड़ की है। देश को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है, 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 के अंदर ये 6.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को मैं 15 लाख करोड़ की करने की योजना बना रहा हूं, ताकि वर्ल्ड में लगने वाली कार, स्कूटर्स, बसेस, ट्रक्स सब हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होगी। एक आधी कंपनी छोड़कर सब वर्ल्ड के ब्रांड यहाँ उपस्थित है और सब मुझे बताते हैं। अब सुजुकी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, टोयोटो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, हमारी बजाज, टीवीएस और हीरो 50% ऑफ टू व्हीलर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही है। अब मैं इसको अगर 2025 तक, मेरी कोशिश है कि अगर ये 15 लाख करोड़ की बनेगी तो 3 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे और देश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। तो हम हमारे ऐसे नरेगा की बात आप करें उसके बजाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करें, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाएं, हम नए रोजगार का निर्माण करें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करें, नई टेक्नोलॉजी को लाएं, लिथियम आयन बैटरी के बजाय एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, अब एल्यूमिनियम प्लेट की टेक्नोलॉजी आई, अब ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी लाई। हम ऊर्जा आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा निर्यात करने वाले बने। हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। तो ये सब बातों से तो रोजगार तैयार होने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।